रोज मोची आता और कहता, जो मुझसे अपना जूता सिलवाएगा वो बहुत अमीर हो जाएगा। लोग उसको पागल समझकर गालियां देते। एक दिन मैंने घर के सब जूते उससे मरम्मत करवा लिए। उसके बाद वो मोची कभी हमारे गांव में नजर ना आया और मैं बहुत अमीर हो गया। फिर 5 साल बाद वो मोची नजर आया। मैंने उसे राज पूछा तो उसने ऐसा राज बताया कि सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं कुछ दिनों के लिए गांव आया था क्योंकि शहर में मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना गांव वापस आ जाऊं। मुझे गांव आए 2 ही दिन हुए थे कि मैं गर्मी की शिद्दत से परेशान हुई। गांव में बिजली नहीं थी और मौसम में शदीद हब्स था। सब खुले आंगन में अपनी अपनी चारपाइयां डालकर सोने की कोशिश करी, लेकिन मच्छरों ने भी जीना मुश्किल कर दिया। मुझे फजर के बाद जरा सी देर के लिए आँख लगी तो उसमें भी एक आवाज़ मेरी नींद का बेड़ा गर्क कर दिया। जूते सिलवा लो, अपनी किस्मत जगा लो। इस आवाज़ ने पिछले 2 दिनों में मेरी थोड़ी बहुत जो नींद थी उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया था। मैं बेजारी से चारपाई पे बैठ गया। मेरे बड़े भाई भी नींद से उठकर बैठ गए थे और अब वो भी मोची को कोसने में मसरूफ थे। मैंने भाई से कहा कि इस मोची से कहें कि आगे कहीं चला जाए। यहाँ हमारे दरवाजे पे खड़ा होकर आवाज देने से कौन सा उसे काम मिल जाएगा। जिस पर भाई ने कहा कि पूरा गांव ही इसकी चुपती हुई आवाज से तंग है। रोज ही फजर के बाद ऐसे गांव में शोर मचाते घूमता है जैसे पूरे गांव के जूते टूटे पड़े हैं। कितनी ही दफा गाँव वालों ने सख्ती से समझाया कि यहाँ ना आया करे, लेकिन चला आता है। मेरा तो दिल चाहता है कि उसे जूतों से ही मारूं। भाई भी नींद से बेहाल थे। मोची की आवाज़ में बंद हो गई और भाई वापस सोने के लिए लेट गए। लेकिन मेरी नींद हो चुकी थी। मैंने गाँव आकर अम्मा और भाई को नहीं बताया था कि मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मैंने सिर्फ नहीं बताया था कि मैं कुछ दिनों की छुट्टी पर गाँव आया हूँ। मुझे गाँव आए आज 5वां दिन था। मैं जब से गाँव आया था मेरा सारा दिन परेशानी के आलम में गुजरता और रात हब्स और गर्मी की नजर हो जाती। जैसे ही फजर के वक्त गांव का मौसम कुछ ठंडा होता और मुझे नींद आने लगती, वो मनहूस मोची अपनी पेटी बजाते हुए नींद आ जाता और एक ही राग अलापता रहता, जूते सिलवा लो, अपनी किस्मत जगा लो। मैं पिछले 5 दिन से बिल्कुल सो नहीं सका था। नौकरी छूटते हुए मेरा दिमाग वैसे ही खराब हो रखा था। उससे चादर से उठा और सीधे दरवाजा खोलकर गली में निकल गया। मोची अपनी पेटी बजाते हुए मेरे दरवाजे के करीब ही खड़ा था। उसके सर पर एक पीछे बड़ी टोपी थी और वो मुझे से बिल्कुल गाँव वाला ही लग रहा था। मैंने उससे मुझसे खूब बातें सुना डाली। उसने फिर कहा कि जूते सिलवा लो, अपनी किस्मत जगा लो। मुझे उसकी ढिठाई पर मजीद गुस्सा आया और मैंने कहा कि अगर तुम्हारे जूते सीने से किस्मत जागती है तो पहले अपने जूते ही सी लो ना, ताकि तुम्हें यूं सवेरे सवेरे हमारे दरवाजों के आगे आवाजें ना निकालनी पड़े। उस मोची ने कहा कि आपके जूते सिलवाने से मेरी किस्मत जागेगी और मेरे आपके जूते सीने से आपकी किस्मत जागेगी। मुझे यकीन हो गया कि गांव वाले इसे सही गालियों से नवाजते हैं। ये खुद तो पागल है ही और हमारी नींदें खराब करके हमें भी पागल बना देगा। मैंने गुस्से से उसे कहा कि कल से गली में ना आना। उसने कहा ठीक है बाबूजी, नहीं आऊंगा मैं कल से, लेकिन तुम पहले जूते तो सिलवा लो, किस्मत जाग जाएगी। मैंने तंग आकर घर के सारे जूते उसे मरम्मत करने के लिए दे दिए। वो मुंह में कुछ पड़ता जाता और जूते की सिलाइयां लगाता जाता। जब सारे जूते मरम्मत हो गए तो उसने मुझसे कहा कि बाबूजी, अगर ये जूते पहनने के साथ साथ मेरे बताए गए कमर की पाबंदी करोगे तो देखना तुम्हारी और उसे उसकी उज्जत पकड़ा कर रफा दफा कर दिया। फिलहाल तो अब उस मोची की चुपती हुई आवाज से मुझे जान छूटी। मैं नौकरी को लेकर परेशान था और वो पागल मोची मुझे अपनी मरम्मत करदा जूते पहनाकर मेरी किस्मत बदलने की बातें कर गया था। मैंने वापस आकर जैसे तैसे मोची की बताई बात पर अमल किया। अभी मैं सोने के लिए लेटा ही था कि मेरा फोन बजने लगा। मेरी कोफ्त में मजीद इजाफा हो गया। उस वक्त मुझे हर चीज ही जहर लग रही। मैंने बेदिली से फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो दूसरी तरफ मेरा एक शहरी दोस्त था जिसने मुझे ऐसी खबर सुनाई कि मैं हैरान रह गया। मेरा शहरी दोस्त एक मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजमत करता था। उसने बताया कि जब मैं बेरोजगार होकर गाँव वापस आया तो मेरे दोस्त ने मेरी नौकरी के लिए अपने बॉस से बात की और उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैं जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शहर वापस पहुंचूं और इंटरव्यू के लिए उसे करता रहा। ये खबर सुनते ही मैं भूल गया और चारपाई से छलांग मार दिया। खुशी के मारे सब कुछ भूल चुका था। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा और जैसे ही घर के अंदर डाला सख्ते में आ गया। मेरे जूतों की सिलाई ने मुझे याद दिलाया कि जूते सिलवा लो, अपनी किस्मत जगा लो। मैं समझ नहीं पाया कि क्या सच में उस मोची के सिले हुए जूते पहनने से मेरी किस्मत जाग उठी है। मैंने अम्मा और भाई को सलाम किया और पहले ही गाड़ी लेकर शहर पहुंच गया। शहर आकर मैं गाँव को बिल्कुल भूल जाता।
चाहते हुए भी मैंने मोची से सिले हुए पुराने जूतों का इंतखाब कर लिया। अब मैं बिल्कुल तैयार था। जैसे ही मैं इंटरव्यू देने पहुंचा, मेरा दोस्त मुझे वहीं कंपनी में मिल गया। मुझे देखते बोला कि तुझे यहाँ नौकरी मिलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस तू अपने सवालों के जवाबात बिल्कुल ठीक देना। मैंने उसे मुतमईन किया और फाइल पकड़कर अंदर जाने लगा। जब ही मेरे दोस्त की नजर मेरे पुराने जूतों पर पड़ी और चौंक गया। मेरी तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, जब ऊपर से नीचे तक इतना अच्छा तैयार होकर आया है तो ये मनहूस फटे पुराने जूतों को क्यों पहन कर आया? अगर अच्छे जूते नहीं थे तेरे पास तो मुझे फोन कर देता। उसकी बात सुनकर मैं खामोश रहा। अब उसे क्या बताता कि मैं मोची के कहे को आजमाना चाहता हूँ। कोई भी मेरी बात सुनता तो मुझे यकीनन पागल ही समझता, जैसे कि गाँव वाले उस मोची को पागल समझते थे। मैं अल्लाह का नाम लेकर इंटरव्यू देने के लिए दाखिल हुआ। कुछ ही देर में मेरा इंटरव्यू मुकम्मल हो चुका था। जब मैं वापस निकला तो मेरा दोस्त मेरे इंतजार में टहल रहा था। मुझे देखकर उसने पूछा कि कैसा इंटरव्यू हुआ। मैंने समझ बनाकर जवाब दिया और ओके का साइन दिया। अभी मुझे इंटरव्यू दिए हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि मेरी जॉब की कॉल आ गई। मेरे दोस्त की नौकरी पक्की हो गई। मुझे इस बात का यकीन होता जा रहा था कि मोची की सिलाई किए हुए जूतों में वाकई ही कम आई। जो उसने मुझे अमल करने का बताया था, मैं उस पर पाबंदी से अमल करने लगा था। मेरी जॉब बहुत अच्छी चलने लगी। मैंने गाँव भी फोन करके अपनी माँ को अपनी जॉब के बारे में बताया तो वो भी बहुत खुश हुई। लेकिन मैंने मोची के सिले हुए जूतों का राज किसी को न बताया। दिन गुजरते गए और मुझे नौकरी करते हुए 2 साल होने वाले थे। इन 2 सालों में मैंने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली कि अगर मैं पीछे पलट कर देखता तो मुझे खुद यकीन नहीं आता था कि मैं जो शहर से बेरोजगार होकर गाँव गया था, जब वापस आया तो तरक्की ने इस तरह मेरे कदम चूम लिए थे। मैं खुद हैरान था। इन 2 सालों में तो एक भी ऐसा दिन नहीं था जब मोची के सिले हुए मेरे काम मेरा मजाक उड़ा के तैयार होता था, लेकिन पाँव में वही पुराने कल हम तुझे जूते दिलाते हैं। एक तो दोस्तों ने तो मुझे बहुत बेहतरीन किस्म के जूते भी दिए, लेकिन उसके बावजूद मैं वही पुराने जूते पहनता। मेरे दोस्त भी जानते थे कि इन जूतों में कोई ना कोई खास बात तो है, तो मैं उन्हें बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। इन 2 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था जब मैंने मोची को याद न किया हो। मुझे अक्सर ये बात सोच कर शर्मिंदगी होती कि मैंने भी दूसरों की तरह मोची का मजाक उड़ाया और मैंने भी गाँव वालों की तरह उसे बहुत बुरा भला कहा था। अगर मुझे पता होता कि मोची के सिलाई किए हुए जूतों में वाकई ही किस्मत बदलने की ताकत है तो मैं पूरे गाँव वालों के जूते जबरदस्ती उसी मोची से सिलाई करा देता। 2 साल पूरे होने पर मुझे कंपनी ने 15 दिन की छुट्टियां दी ताकि मैं अपने गाँव चक्कर लगा कर गाँव में जाऊँगा तो मुझे वो मोची फिर मिलेगा और मैं उसे एक दो जूते और सिलूंगा। और यही सोचकर मैंने 1-2 नए जूते खरीदे। मैं जब गाँव पहुँचा तो मेरे घर वाले मुझे देख कर बहुत खुश हुए। जैसे ही मेरे भाई से मिला तो मैंने पूछा कि क्या अभी भी वो मोची सुबह को आता है? मेरे भाई ने हैरत से पूछा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैंने भाई को याद दिलाया कि मैं उस मोची की बात कर रहा हूँ जो सुबह सवेरे नमाज़े फजर के साथ ही अपनी चुपती हुई आवाज में अपनी पेटी बजाते हुए हमारी गली में आया करता था। भाई को जैसे एकदम याद आ गया। फिर भाई ने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं परेशान हो गया। भाई ने कहा कि वो मोची तो आखिरी दफा शायद उसी दिन आया था कि जिस दिन मैं शहर के लिए निकल गया था। उसके बाद से वो मोची दोबारा गाँव में कहीं नजर नहीं आया। ये सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। मैं एक दफा उस मोची से मिलना चाहता था, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था और साथ ही मैं अपने नए जूतों की मुरम्मत भी उसी मोची के हाथों करवाना चाहता था। अगले 2 दिन तक मैं एक आस लिए उस मोची का इंतजार करता रहा, लेकिन जैसे कि भाई ने बताया था कि वो मोची अब गाँव में नहीं था तो मेरा इंतजार करना बेकार था। मेरे भाई के हालात बहुत खराब हो गए थे। मेरे भाई गाँव में एक छोटी सी जमीन पर काश्तकारी का काम करते थे। अब कुछ अर्से से भाई की फसल मुस्तकिल मुताबिक हो रही थी। मेरे दिल में आया कि मैं भाई को मैंने सिर्फ अपने नहीं बल्कि घर में जितने भी पुराने जूते पहने सबकी मदद भाई के लिए मुरम्मतशुदा जूते घर में ही मौजूद हैं। मैंने पहले भाई के पुराने मुरम्मतशुदा जूते ढूंढे जो कि घर के पिछले कबाड़ खाने में पड़े थे। मैं उन्हें निकाल लाया और भाई से कहा कि अब वो ये जूते पहनकर खेतों में जाया करें, जिस पर भाई हंस दिया और कहने लगा उस मोची ने उन जूतों को ऐसे अजीब रंगों के धागों से सिया था कि मैंने उन्हें कभी दोबारा पहना ही नहीं। मैंने भाई से इसरार किया कि अब वो ये जूते पहनकर खेतों में जाया करें। भाई ने मुझे हैरत से देखा, लेकिन मैंने बात को घुमाते हुए उन्हें इन जूतों के बेशुमार फवायद गिनवा दिए। मैं शहरी जिंदगी गुजार कर आया था। मेरे लिए अपने सीधे साधे भाई को बातों में चलाना कोई मुश्किल काम नहीं था। बातों बातों में मैंने उसका अमल भी बताया जो ने मुझे बताया और भाई से वादा लिया कि वो
मोची की और भी याद आती और मैं उन गुजरे 3 सालों में मोची के बताए हुए अमल का पक्का आदी हो गया था। मेरे भाई के हालात भी बदलने लगे थे, उसकी खेती अच्छी हो रही थी। मोची ने ठीक कहा था, जूते सिलवा लो, किस्मत जगा लो। हमारी किस्मत वाकई जागी। अब बस मोची से मिलने की ख्वाहिश थी। मैं जानना चाहता था कि उसकी सिलाई में ऐसा कौन सा जादू था कि मैं तरक्की करता था। नौकरी और बनने के बाद अब मुझे कंपनी से गाड़ी भी मिलती थी। मैं अपनी गाड़ी पर जब गाँव गया तो गाँव की गलियों में शोर मचा। सभी मेरी तरक्की को बहुत मैंने सोच रहा था कि इसलिए मुझे पता चला कि ये तरक्की इस मोची की वजह से है। लोग मुझे वाकई में पागल समझे। मैं आज भी वही मोची के सिले में जूते पहना हुआ था। भाई ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और उनके दिल भी बदल चुके थे। भाई मुझसे जानना चाहते थे कि उन जूतों के पीछे क्या राज है। वो भी जान गए थे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है जो मैं पिछली दफा उनसे छुपा चुका था। मैंने डरते डरते उन्हें उस मोची का सारा किस्सा कह सुनाया। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पागल ना समझ ले, लेकिन ये सब सुनकर वो खामोश हो गए थे। वो बहुत धीमी आवाज में उन्होंने बताया कि उस दिन जब मैं शहर चला गया था तो गाँव के कुछ आदमियों ने उस मोची को बहुत मारा था, क्योंकि सारा ही गाँव गर्मी और हब्स की वजह से फजर से कुछ वक्त पहले ही सोता था और वो मोची अपनी चुपती हुई आवाज में सबकी नींद खराब कर दिया करता था। गाँव वालों से पिटने के बाद वो बेचारा खून में लथपथ गाँव से चला गया था। उस दिन के बाद से वो पलट कर नहीं आया। भाभी के लहजे में तासुब था। गाँव वालों ने अपनी नींद के लिए एक बेगुनाह शख्स को मारा था। उसके बाद से ही गाँव की जमीन पर फसलें तबाह होने लगी। काश कि मुझे पता होता कि वो मोची पागल नहीं था तो उसे बचा लेता। भाई की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ दिन अम्मा और भाई के साथ गुजार कर मैं अपनी बड़ी सी गाड़ी में वापस शहर आ गया था। जिंदगी के रास्ते पर रवाना था। सब कुछ तेजी से बदलता रहा। अगर कोई चीज वैसी की वैसी थी तो वो था मेरा अमीर होना। पुराना फटा हुआ मोची के हाथ से सिला हुआ जूता, जिसे दुनिया की फिक्र से आजाद होकर मैं रोज सुबह अपने पाँव की जीनत बना लेता। अब तो दोस्त, यार और दफ्तर के साथी भी आदी हो गए थे। एक और खास बात ये भी थी कि जूता मेरी पहचान बन चुका था। जो लोग मुझे मेरी शक्ल से नहीं जानते थे वो मेरा जूता देखकर मुझे पहचान लेते थे। मैंने शहर में शादी कर ली थी। मेरी जिंदगी हर तरह मुकम्मल हो गई थी। कभी कभार अम्मा भी गाँव से मेरे घर आ जाती है और कुछ वक्त हमारे साथ गुजार कर वापस चली जाती है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर उस रोज मैं मोची से जूता ना सिलवाता तो जाने आज भी कहाँ होता। मुझे इतना यकीन तो पक्का था कि अगर मेरी जिंदगी में मोची नहीं होता तो मैं कम से कम यहाँ तक ना पहुँच पाता जहाँ पर आज इस वक्त मुझे पहुँचा दिया। मेरी बीवी ने मुझे लंबी सौदे की पर्ची पकड़ाई और सुबह सुबह ही बाजार में गई। मैं शुरू अपनी एसी वाली गाड़ी में बैठा हुआ गर्मी मुझे शुरू से ही बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैं गाँव से नहीं भागा। अभी मैं खुद को गाड़ी से उतरने के लिए तैयार कर ही रहा था कि दूर मुझे एक चेहरा नजर आया। पेटी हाथ में लिए, वही शीशे वाली टोपी और वही गाँव वाला हुलिया। मैंने आंखें मसल कर दोबारा देखा। ये तो वही हुलिया था। ये तो वही था जिसकी तलाश मुझे 5-6 साल से थी, जिसकी वजह से आज मैं इस काबिल हुआ था कि एसी वाली गाड़ी में बैठा। मैं फौरन गाड़ी से उतरा और मोची भी चलता जा रहा था। गाड़ियों के शोर के बायस मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी, जबकि मैं जोर जोर से आवाज लगा रहा था। उसके पीछे पीछे चलते हुए अगले 5 मिनट में उसके पास पहुंच गया था। उसकी आवाज आज भी वैसी होती, चुपती हुई, जूते से बालों किस्मत जगा लो। वो आज भी वही लाइनें दोहरा रहा था। बदल गई है मेरी किस्मत, मेरे गाँव की मोची। मैंने उसे ऊंची सी आवाज देकर कहा, फौरन पलटा। उसने पल भर में ही मुझे पहचान लिया था। उसकी आंखों में चमक उभर आई थी। अरे बाबूजी, आप यहाँ? मुझे देखकर ऐसे खुश था जैसे कोई किसी अपने को देखकर खुश होता है, जबकि मुझे अच्छे से याद था कि आखिरी दफा में मेरा रवैया उसके साथ कितना खराब था। लेकिन वो गांव वाला था, मुखलिस और दिल का साफ। मैंने इशारे से उसे अपने पैरों में पहने हुए जूते दिखाए थे। वो हैरान हो गया। बाबूजी, इतने सालों में भी आपने ये पहन रखे हैं? वो हैरान था और मैं बहुत खुश था कि मुझे मिल गया। हाँ, क्योंकि तुमने सच कहा था। तुम मुझसे जूते सिलवा के मेरी किस्मत वाकई ही जाग उठी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं मिली नहीं। तुमने गाँव भी छोड़ दिया। मैं जानना चाहता था तुमने ऐसा क्या पढ़कर मेरा जूता सिया था कि मेरे कदम बस तरक्की के रास्ते पर बढ़ते चले गए। ये बात सुनकर वो मुस्कुराने और बताने लगा कि जब मुझसे आखिरी दफा मिला था उस दिन गाँव वालों ने उसे बहुत मारा था और वो इसलिए वो हमेशा के लिए गाँव छोड़कर शहर चला गया। बताओ तुमने ऐसा क्या पढ़ा था मुझे ये राज जाने की जरूरत। फिर उसने जो कुछ बताया वो सुनकर मेरे रंग हो गए, मेरा होश और हवास हो गया। और इस राज से पर्दा उठाने के बाद अपने घर जाने को कहा। मैं उसे अपना मेहमान बनाना चाहता था, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि अभी उसे दूसरे लोगों की किस्मत भी जगानी है। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और मैंने अपनी जेब से कुछ बड़े नोट निकालकर उसको बताया। लेकिन ईमान करिए, उसने ये कहकर पैसे नहीं लिए क्योंकि वो अपनी उजरत उसी दिन ले चुका था। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि जब भी कोई जरूरत हुई तो मेरे पास तुम चले आना। मैं सौदा लेकर गाड़ी में आकर बैठ गया। बाहर वाकई बहुत गर्मी थी, लेकिन सच जानने के बाद मेरे वजूद में ठंडक सी उतर आई थी। मैं आज तक समझ नहीं पाया था कि
फजर की नमाज के बाद मस्जिद खाली होती थी, इसकी कोशिश होती कि किस तरह गाँव वालों को बुला दे ताकि कोई नमाज नहीं अदा कर ले। मेरी कामयाबी के पीछे वो अमल था जो उसने मुझे बताया और जिसकी पाबंदी मैंने पिछले 5 सालों में पूरी कर ली। उसने मुझे कहा कि तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करना और अज़ान होते ही मस्जिद की तरफ जाना। मैं पिछले 5 सालों से इस बात की पाबंदी कर रहा हूँ। कमाल उसके दूसरों का नहीं बल्कि उस अमल का था जो मैंने बाकायदगी से किया था। मुफ्ती ने कहा कि वो उस नीयत से गुरेज है कि जो कोई भी उससे पहले वो नेक रास्ते पर चले और उसके कदम अल्लाह के रास्ते पर उठे। और जब मैंने ये कदम उठाई तो अल्लाह ने अपने फजल से मुझे तरक्की अता की और मुझे हर वो चीज़ मिलती चली गई जिसके लिए मैंने दुआ की। आज मैं सच्चाई जानने के बाद खुद से पक्का वादा करता हूँ कि मैं किसी भी कीमत पर इस अमल को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मेरे भाई को भी यही अमल करना था और आज वो भी बहुत अच्छे हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।